हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्स टू क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज ही हमारे सीटेट क्रैश कोर्स का डे फर्स्ट है। जैसे कि मैंने आप सभी को डेमो में बताया था कि मैं आपको सीटेट क्रैश कोर्स में क्या क्या करवाऊँगी, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराऊँगी। आज यहाँ पर मैं सीटेट के लिए आपको CDP की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, जिसमें हम विकास की अवधारणा और विकास की अवस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। आपको बताना है कि बाल्यावस्था की जो अवधारणा है इससे क्या अभिप्राय है। अगर मैं बात करूं बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था का जो समय है वो आपका 6 से 12 ईयर का माना जाता है। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा गया। क्या कहा गया? जीवन का निर्माणकारी काल कहा गया। ये शब्दों पर आपको जरूर से ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा में आपसे कहीं ना कहीं यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इस अवस्था को आपकी विद्यालय प्रवेश की अवस्था कहा गया, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है 5 वर्ष की अवस्था में स्कूल जाना प्रारंभ करता है। इसी वजह से ये विद्यालय प्रवेश की अवस्था भी कहा गया। क्या कहा गया? विद्यालय प्रवेश की अवस्था, प्रवेश की अवस्था। साथ ही साथ आपकी बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहा गया है। अब ये गंदी अवस्था का मतलब इससे है कि इस अवस्था में आपका जो बच्चा है वो खेल का दीवाना होता है। किसका? खेल का दीवाना होता है। खेल का दीवाना होने की वजह से अक्सर जो बच्चे हैं वो बाहर खेलते हैं, जिस वजह से वो गंदे हो जाते हैं। इस वजह से इसको गंदी अवस्था कहा गया है। एक चीज़ आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है, अगर आपसे खेल की अवस्था पूछा जाए, क्या? खेल की अवस्था, सो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए। खेल की अवस्था आपकी बाल्यावस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है खेल का दीवाना होता है। अगर मैं इसके विपरीत पूछूं खिलौने की अवस्था, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। खिलौने की अवस्था अगर पूछा जाए तो खिलौने की जो अवस्था है वो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। कौन सी? प्रारंभिक बाल्यावस्था। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं है तब आप शैशवावस्था करेंगे, क्योंकि शैशवावस्था का जो आपका समय है, आप सभी को पता होगा 0 से 6 वर्ष का समय शैशवावस्था में आता है। किसमें? शैशवावस्था में। और 3 से 6 वर्ष का जो समय है हमारा किसमें? प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है। तो हमारा ये 6 वर्ष किस में आएगा जी? शैशवावस्था में आएगा। इस वजह से अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं है तब आप शैशवावस्था को भी टिक कर सकते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे में अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इस कारण से प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है आपकी क्या कहलाती है? अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति, जिससे बच्चे सीखते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे प्री स्कूलिंग एज कहा जाए, कौन सी? प्री स्कूलिंग एज, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। प्री स्कूलिंग एज में अगर आपके ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। तो आपको याद रखना है प्री स्कूलिंग एज आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाएगी, क्योंकि बच्चा 5 वर्ष में जो है एडमिशन लेता है और 3 से 6 वर्ष का समय हमारा इंक्लूड किया जाता है प्री स्कूलिंग एज में। दैट्स वाई हमारी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है इसको प्री स्कूलिंग एज कहा जाता है। अब एक चीज़ और आपको याद रखना है, हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो मैं CDP के लिए क्लासेस लेती हूँ उनमें मैं ऑलरेडी इन सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से डिस्कशन कर चुकी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग वो वीडियो भी देख लेंगे, क्योंकि वो सब वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। बाल्यावस्था का जो बालक होता है, किस अवस्था का? बाल्यावस्था का बालक, ये अपने संवेगों पर नियंत्रण करना जो है सीख जाता है, जिस कारण से रॉस ने जो है क्या कहा है? रॉस ने इसे मिथ्य परिपक्वता या छद्म अवस्था कहा गया है। क्या कहा है रॉस ने? रॉस ने कहा है इन्हीं संवेगों पर नियंत्रण के कारण जो बच्चा है क्या करता है? अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। हालांकि वो मैच्योर नहीं होता है, लेकिन वो ऐसा शो करता है कि वो मैच्योर हो चुका है। वो बड़े बूढ़े लोगों के साथ डिस्कशन करता है। आप देखना कि बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता है, डिस्कशन करता है। इसी वजह से रॉस ने आपकी संवेगों पर नियंत्रण के कारण इस अवस्था को मिथ्य परिपक्वता कहा है। क्या कहा है? मिथ्य परिपक्वता कहा है, या फिर छद्म अवस्था कहा है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आई थिंक इतना डिस्कशन काफ़ी है अगर बाल्यावस्था के लिए पूछा जाए तो। अब आप अपने ऑप्शन देखिए। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तो ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता है जो इसमें बोला गया है कि दुष्ट रूप से पैदा होते हैं। ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके
गुण पूरी तरह से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। डिसाइड करिए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप अपना सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। कौन सी? बाल्यावस्था। सो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? आपको यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन चाटना है जो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है। अमूर्त रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी और चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो याद रखिएगा कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तीव्र गति से शैशवावस्था में होगा। किसमें होगा? शैशवावस्था में। क्यों होता है शैशवावस्था में तीव्र शारीरिक वृद्धि और विकास? उसका रीजन ये है क्योंकि शैशवावस्था में बालक के अंदर मांसपेशियों की संख्या अधिक होती है। मांसपेशियां ही मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, मांसपेशियां होने की वजह से, मांसपेशियां अधिक होने की वजह से शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है, वृद्धि होती है। वहीं बाल्यावस्था में आने पर ये मांसपेशियां जो हैं हड्डियों में परिवर्तित होने लगती हैं। किसमें? हड्डियों में परिवर्तित होने लगती हैं। ठीक, जिस वजह से शारीरिक जो विकास है वो आपका शैशवावस्था की तुलना में मंद हो जाता है। कैसा हो जाता है? मंद हो जाता है। याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं बाल्यावस्था की बात करूं तो प्रॉपर आपका जो बाल्यावस्था है इसको दो भागों में आपका बांटा गया है। एक तो माना गया है आपका संचय काल। देखिए, आपको शब्दों पर ध्यान देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संचय काल। दूसरा आपका माना गया है परिपाक काल। क्या माना गया है? परिपाक काल। संचय काल का जो समय है वो 6 से 9 ईयर का माना गया है। वहीं परिपाक काल का जो समय है वो 9 से 12 ईयर माना गया है। इस चीज को याद रखिएगा। संचय काल जो है आपका, ध्यान से सुनिएगा, संचय काल में शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितना छोटा बालक होगा उसके शारीरिक विकास में उतनी ही तीव्रता होगी। जैसे किशोरावस्था में जाएगा, हड्डियां और कठोर हो जाएंगी, शारीरिक विकास और मंद हो जाएगा। और अगर मैं परिपाक काल की बात करूं तो यहाँ पर जो है मंदता देखने को मिलती है। किसमें? शारीरिक विकास में। ठीक है, जो मध्य बाल्यावस्था का बच्चा है आपका, वो हमेशा तार्किक रूप से और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। किससे? तार्किक रूप से और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी से है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो देखिए, इसका डिस्कशन मैं अभी अभी करके आई हूँ। जितना छोटा बालक होगा उतना ही उसका शारीरिक विकास जो है तीव्र होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर आपको सबसे कम कहाँ दिख रहा होगा? शैशवावस्था में। क्योंकि शैशवावस्था में जो बालक है इसमें मांसपेशियों की संख्या अधिक होती है, जिस वजह से उसका शारीरिक विकास तीव्र होता है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी तीव्र होगा, चूंकि इसमें एवं करके दिया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है? मैंने विकास के आपको 5 पक्ष बताए हुए हैं और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा भी। तो विकास के जो पक्ष होते हैं, व्यापक जो आयाम कहेंगे, वो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक होते हैं। आप सब देख सकते हैं कि ये सीटेट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बना रही हूँ। ठीक है, और बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, जो आपको पढ़ाया गया है उसी में से हैं आपके। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं। डिट्टो ये मैंने आपको बताया हुआ है, जब मैंने आपको एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था पढ़ाया है, वहाँ मैंने बताया है कि वयस्कता में कौन सा अंतरण करता है, तो किशोरावस्था करता है। क्योंकि सबसे पहली जो स्टेज होती है विकास की, वो आपकी क्या होती है? शैशवावस्था होती है, जिसका जो समय है वो आपका 0 से 6 वर्ष माना गया है। क्या? 0 से 6 वर्ष। अगर मैं बाल्यावस्था की बात करूं तो बाल्यावस्था का जो आपको समय है वो 6 से 12 वर्ष माना गया है। वहीं किशोरावस्था का जो आपका समय है वो आपका 12 से 18 ईयर माना गया है। और इसके बाद आपकी क्या आ जाती है? प्रौढ़ावस्था आ जाती है। ठीक है, तो आपका किशोरावस्था से ही संक्रमण होता है वयस्कता में। तो याद रखिएगा कि वयस्कता के संक्रमण की जो पहल करती है वो आपकी किशोरावस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? ऑप्शन है, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ये तो बिल्कुल असंभव है। अधिगम विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, बिल्कुल भी नहीं। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन गलत है, क्योंकि विकास और अधिगम आपके अंतः संबंधित होते हैं। ये माइंड में बिठा लीजिए, याद रखिएगा कि विकास और अधिगम जो है अंतः संबंधित होते हैं।
कहीं पर भी ऐसा नहीं आप कह सकते कि विकास और अधिगम जो है संबंधित नहीं है, ना आप ये कह सकते हैं कि अधिगम की दर जो है विकास की दर से अधिक होती है या कम होती है, बिल्कुल भी नहीं, ये अंतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ है, बाल्यावस्था का जो आपका समय है वो कब से कब तक माना जाता है, 6 से 12 वर्ष का जो समय है ये हमारा बाल्यावस्था में आता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो समय है ध्यान रखिएगा, ये आपका कब से कब तक माना जाता है, 3 से 6 वर्ष का माना जाता है। किससे? 3 से 6 वर्ष का। क्योंकि एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 से शुरुआत की गई, तो ये ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी क्वेश्चन अपडेट किया था, तो शायद कुछ लोगों ने देखा होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विकास का शिरासी पदाभिमुख जो दिशा सिद्धांत है व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विकास के सिद्धांत से संबंधित ही आपका क्वेश्चन है। विकास के सिद्धांत, विकास के जो आपके सिद्धांत हैं इनमें सबसे पहला जो आपका सिद्धांत आता है वो सेफेलोकॉडल लॉ आता है। सेफेलोकॉडल लॉ ऑफ डेवलपमेंट कौन सा आता है? सेफेलोकॉडल, CEPHALOCAUDAL, सेफेलोकॉडल लॉ ऑफ डेवलपमेंट। देखिए इसकी इंग्लिश को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार की सेटेट की जो परीक्षा हुई थी उसमें सेफेलोकोडल को हिंदी में ही दे दिया था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सेफेलोकोडल ये क्या है। सेफेलोकोडल इसको इस तरीके से लिख दिया गया था, सेफेलोकोडल। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सेफेलोकोडल जो है मस्तकाधोमुखी होता है। ये अगर हम इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग जाने तो ये आपका क्या कहलाता है? मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। अगर आप सीटेट की परीक्षा में जा रहे हैं और ये सिद्धांत नहीं पढ़ के जा रहे हैं ना, तब तो नैया डूब जाएगी। एक है प्रॉक्सिमा डिस्टल, एक है सेफेलोकोडल। इनको तो पढ़ के आपको जाना ही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो दोनों को ही आपको याद रखना है। अब ये मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत है, मस्तका यानी कि आपका मस्तिष्क यानी कि सिर, इसके अनुसार जो है पहले आपका जो है सिर बनता है। पहले क्या बनता है? पहले सिर बनता है। प्लीज ध्यान से सुनिए, पहले सिर बनता है। पहले क्या होता है? सिर बनता है और बढ़ता है। बाद में क्या होता है? बाद में धड़। बाद में क्या बनता है? धड़ बनता है और हाथ बनते हैं। बाद में धड़ बनता है, हाथ बनते हैं और अंत में पैर बनते हैं। क्या कहता है ये वाला लॉ कहता है, आपको रटने की जरूरत नहीं, रटना बस आपको मैं कहूँगी इतना ही याद रखना है खाली कि आपके मस्तकाधोमुखी को सेफेलोकॉडल कहते हैं, ठीक है। बाकी मस्तका यानी कि सिर से विकास शुरू होगा और अंत में पैर की ओर जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। पहला लॉ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख चुके हैं। दूसरा जो सिद्धांत है आपका लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, अगर मैं कहूँ तो ये आपके कौन सा है? दूसरा है, आपको याद जो रखना है वो है निकट से दूर का सिद्धांत। निकट से दूर का सिद्धांत, निकट से दूर का सिद्धांत। ये जो निकट से दूर का सिद्धांत है इसको प्रॉक्सिमा डिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमा डिस्टल लॉ ऑफ डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमा डिस्टल, PROXIMODISTAL, प्रॉक्सिमा डिस्टल लॉ ऑफ डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमा डिस्टल लॉ ऑफ डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके अनुसार होता क्या है, ये सिद्धांत जो है ये कहता है, निकट से दूर के सिद्धांत में कहा जाता है कि पहले केंद्र के निकट के अंगों का विकास होता है। पहले केंद्र के निकट के अंगों का, निकट के अंगों का विकास होता है। पहले केंद्र के निकट के अंगों का विकास होता है, पहले निकट के जो अंग हैं, केंद्र के जो निकट अंग हैं उनका विकास होता है और बाद में फिर जो आपके केंद्र से दूर अंग हैं उनका विकास होता है। बस इतना आपको याद रखना है। और केंद्र से दूर के अंगों का विकास कैसा होता है? विकास बाद में होता है, दैट्स इट। आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब एक नियम और आता है, देखिए मैं यहाँ पर नियम बता देती हूँ, आपको कम से कम माइंड में रहेंगे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा आपसे यह जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो पहला आपको याद रखना है मस्तकाधोमुखी, जिसे आप सेफेलोकोडल कहते हैं। दूसरा दूर से निकट, जी नहीं, निकट से दूर,
उल्टा करके भी दिया जाता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिलेगा। अगला आता है सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। कौन सा आता है? सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। कई बार परीक्षा में उल्टा दे दिया जाता है विशेष से सामान्य की ओर, तो विशेष से सामान्य नहीं होगा, तो आप अपने ऑप्शन को सही कर सकते हैं वहां पर, ठीक है, टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है आपका? सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत होता है, ठीक। क्योंकि इसके अनुसार होता क्या है कि विकास की क्रिया पहले संपूर्ण की दृष्टि से होती है और बाद में अंग विशेष की जो है वृद्धि और विकास होता है। ध्यान से सुनिए, पहले जो आपकी क्रिया है वो संपूर्ण की दृष्टि से होती है और बाद में अंग विशेष का आपका जो है वृद्धि और विकास होता है, ठीक। अगला जो आपका लॉ है वो है आपका सहसंबंध और सहगठन का सिद्धांत, लॉ ऑफ कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सहसंबंध और सहगठन, सहसंबंध और सहगठन का सिद्धांत। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? लॉ ऑफ कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें कहा यह जाता है कि विकास वास्तव में एक क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी है? क्रमिक प्रक्रिया है। इसलिए प्राणी के सभी जो अंग होते हैं, शरीर, बुद्धि, मस्तिष्क, हृदय, ये सभी साथ मिलकर कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका शरीर कार्य कर रहा है पर बुद्धि कार्य ना करे, ये सभी आपके साथ मिलकर कार्य करते हैं। कैसा कार्य करते हैं? साथ मिलकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है अगला आपका लॉ ऑफ डिफरेंसेस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। भिन्नता का जो नियम है वो ये कहता है कि हर एक प्राणी का विकास जो है अलग होता है। आपसे अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है कि ये लॉ जो है क्या कहता है कि प्रत्येक प्राणी जो है, जैसे आपका विकास मेरे जैसा नहीं होगा, आपके भाई बहन का विकास भी बिना आपके जैसा नहीं होगा, ठीक है। हर एक प्राणी का विकास जो है अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है, ठीक, याद रखिएगा। लास्ट जो आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल से जटिल का सिद्धांत। मन में आ रहा होगा कि मैम हर चीज को इंपॉर्टेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये आपसे सिद्धांत कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब जटिल से सरल मत कर दीजिएगा, सरल से जटिल का सिद्धांत होता है विकास का सिद्धांत, ठीक है, याद रखिएगा प्लीज इन सब चीजों को। सरल से जटिल का सिद्धांत ये कहता है कि पहले बालक सरल चीजों को करना सीखता है और उसके बाद बालक जो है जटिल चीजों को करता है। ये मैंने आपको समझाया है, आप देख लीजिएगा वीडियोस तो आपको सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। सरल से जटिल का सिद्धांत आप समझ गए होंगे कि पहले बालक जो है सबसे पहले सरल जो आपकी चीज़ें हैं उनको करना सीखता है, उसके बाद जो जटिल चीज़ें हैं उनको करना सीखता है। जैसे पहले वो वर्णमाला सीखता है, फिर उसके बाद शब्द बनाना सीखता है, फिर उसके बाद सेंटेंस, फिर उसके बाद पैराग्राफ बनता है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ ली किसके चक्कर में? शीर्षा पदाभिमुक्त सिद्धांत के चक्कर में, ठीक। तो अब आप बताइए कि शीर्षाभिमुख सिद्धांत या शीर्ष पदाभिमुख सिद्धांत जो है क्या कहता है? इसमें आपसे कहा गया है कि विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, तो आपका ई ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपके विकास के सारे सिद्धांत भी यहाँ पर आपने देख लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर परीक्षा में कभी प्रश्न आया तो अब आप गलत कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था की अवधि है। अगेन मैं रिपीट करूंगी, शैशवावस्था आपका 0 से 6 वर्ष माना जाता है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। अपना टिक कर लीजिए यहाँ पर कौन सा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर शैशव काल पूछा गया है आपसे, तो शैशव काल यानी कि इन्फेंसी का जो समय है वो 0 से 2 वर्ष का माना जाता है। इस चीज़ को विशेष रूप से अपने माइंड में फिट बिठा लेना। शैशव काल जो है, इन्फेंसी जो है आपका 0 से 2 वर्ष होता है। तो कौन सा होगा आपका जन्म से 2 वर्ष तक। निम्न में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है? बिल्कुल भी नहीं। विकास अधिगम आपके अंतः संबंधित है। विकास अधिगम जो है विकास के पीछे रहता है, बिल्कुल गलत है ये वाला कथन भी। आइए आगे हम देखते हैं, 2 ऑप्शन और होंगे। देखिए अगला ऑप्शन है कि अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपसे अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, तो यही आपका करेक्ट है, बिकॉज हमारे अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। अगला देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6 से 11 वर्ष का जो समय है परिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। अगला देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना,
उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो आप बताइए इनमें कौन सा संज्ञानात्मक विकास को जो है आपका प्रदर्शित करता है, समर्पित होता है। तो संज्ञानात्मक विकास को जो आपका सही रूप से समर्पित करता है, प्रदर्शित करता है, वो है एक समृद्ध और विविधता पूर्वक वातावरण उपलब्ध कराना। कैसा? एक समृद्ध और विविधता पूर्वक आपका वातावरण उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मानव विकास डैश है। मानव विकास क्या है? मैंने आप लोगों को विकास और वृद्धि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि मेरा पहला लेक्चर था। पहला लेक्चर जो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर ही आपका आधारित है। आपकी एक भी ऐसी टीचिंग वाली एग्जाम नहीं होगी जिसमें आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं पूछा जाता है। आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो मैंने वहाँ पर बताया था मानव विकास आपका मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, ए और बी करेक्ट होगा। ठीक है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? यहाँ पर उचित मिलान आपको करना है। शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण, संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो आप सभी को पता है कि सामाजिक विकास जो है हमारा वातावरण में ही घटित होता है, इसीलिए हमारा केवल ये वाला मिलान जो है उचित है। शारीरिक विकास का वातावरण से ऐसा कोई खास संबंध नहीं है। ठीक है, सामाजिक विकास का वातावरण से है, क्योंकि सामाजिक विकास वातावरण से ही आप सीखते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपसे कि थर्स्टन और लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप लोग याद रखिएगा। इनका संबंध अभिवृत्ति मापन से, किससे? अभिवृत्ति मापन से। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? मैंने आपको एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था पढ़ाया है, वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। किलपैट्रिक ने क्या कहा था, ये भी बताया है मैंने। किलपैट्रिक का कहना था कि जीवन का कठिन काल जो है कौन सा है? ये किशोरावस्था है, ऐसा किलपैट्रिक ने कहा है। किसने? किलपैट्रिक ने कहा है। ये आपके एक मनोवैज्ञानिक है, याद रखिएगा, किलपैट्रिक। दूसरा मैंने आपको हैडी कमेटी के अनुसार बताया था। किसके अनुसार? हैडी कमेटी के अनुसार। हैडी कमेटी ने आपके 11 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं, इन बच्चों की जो ये अवस्था है 11 से 12 वर्ष की, इस अवस्था पर अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चों की नसों में ज्वर सा उठता है। किसमें? नसों में ज्वर सा उठता है। अगर नसों में ज्वर कहा जाए, हैडी कमेटी। कठिन काल, किलपैट्रिक। स्टैनले हॉल को मत भूल जाइएगा। जब कभी भी एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था की बात हो, स्टैनले हॉल को तो आपको जरूर से याद रखना है। जैसे किसी काम के शुभारंभ में हम गणपति जी को याद करते हैं ना, गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है, वैसे ही स्टैनले हॉल को किशोरावस्था में पूज दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार किशोरावस्था तनाव, तूफान, इन्होंने 4 टर्म दिए, तनाव, तूफान, संघर्ष और विद्रोह। ये चारों टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, चारों टर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है कि तनाव, तूफान, संघर्ष और विद्रोह की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, बिगबा-हंट ने परिवर्तन की अवस्था कहा है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे है कि मानव विकास के को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है कौन से क्षेत्र हैं? तो मानव विकास के जो क्षेत्र हैं, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है वो बहुत अच्छा है कि कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल वो होता है जिनमें हम हाथ की बारीक बारीक चीज़ों जैसे जो है उनसे क्रियाएं करते हैं। जैसे उंगलियों से हम कुछ क्रिया करते हैं, जैसे लिख रहे हैं हम, कोई आर्ट बना रहे थे, ये क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल। इसीलिए आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, लिखना। ठीक, क्योंकि लिखते हम उंगलियों की सहायता से। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। कब कर सकते हैं किशोर? किशोर जो हैं आपकी, यानी कि आप एडोलेसेंस पर आ जाइए। किशोर जो हैं क्या करते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति या दुश्चिंता एवं स्वयं को सरोकार। तो आपका दुश्चिंता और स्वयं को सरोकार सही होगा। यहाँ पर किशोर की बात की गई है जिस वजह से। अगला आप क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं है ऐसा ऑप्शन चाटना है। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। अब बताइए, तो बहुत विनीत और स्वयं में सीमित ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की जो है आपकी एक विशेषता नहीं कहलाती है, गुण नहीं कहलाता है। ओके, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे संबंधित है? बताइए, ध्यान से देखिए। मैंने जब आपको एडोलेसेंस पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था
कि इस अवस्था में, किशोरावस्था में स्थायित्व और समायोजन का अभाव होता है। किसका? स्थायित्व और समायोजन का अभाव होता है। कभी भी पूछा जाए कि स्थायित्व और समायोजन का अभाव किस अवस्था में होता है, तो वो है आपकी किशोरावस्था। ठीक है, समायोजन, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक है उसकी जो विचार है उनमें स्थायित्व का भाव नहीं होता है, और ना ही वो अपने घर परिवार से, ना ही वो अपने दोस्तों से, ना ही वो किसी अपने समाज के लोगों से समायोजन कर पाता है, क्योंकि संवेगों में इतनी ज़्यादा उग्रता यानी इतनी उथल पुथल होती है कि उसमें मानसिक अस्थिरता आना एक स्वाभाविक सी बात है। मानसिक अस्थिरता आने की वजह से ही संवेगों में उथल पुथल होता है। क्योंकि देखिए, संवेग इंटरनल हो रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। संवेग आपके बाहरी रूप से कार्य नहीं करेंगे, संवेगों में उथल पुथल अंदर आंतरिक हो रही है, लेकिन उनका उदय होता है। उन संवेगों के उदय से आपकी मानसिक अस्थिरता आती है, और उसी मानसिक अस्थिरता के कारण स्थायित्व और समायोजन का अभाव पाया जाता है। याद रखिएगा, इसी स्थायित्व समायोजन के अभाव के चलते चलते आपका जो किशोर है ये माँ बाप के साये से बाहर निकलकर साथी बालकों की संगत पसंद करता है। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है बताइए? अभी आप पढ़ के आए हैं किशोरावस्था से। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपसे कि शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप डैश होते हैं। जब मैंने आपको 1 मिनट शैशवावस्था पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था कि शैशवावस्था के जो बालक जो हैं आपके, इनके जो क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। कैसे? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। आपका ई ऑप्शन सही होगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश किससे है। जैसे विकास का संबंध परिपक्वता से है, वैसे ही उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है। किससे? प्रतिक्रिया से। अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक या संवेगात्मक। अवधारणाओं का जो विकास है ये बौद्धिक विकास का जो है इससे संबंधित होता है, इसका हिस्सा होता है। ठीक है, किसका? बौद्धिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है आपसे, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण जो है आपका पूर्व आवश्यक है। देखिए ध्यान से समझिए, कह रहे हैं कि बच्चों में अगर उचित विकास करना है तो उनका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। तो क्या ये कथन आपका गलत है या फिर आपका सही है? तो गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। देखिए पहला तो ये गलत ही है, क्योंकि ये गलत नहीं है आपका, ये चीज़ ये बिल्कुल सही बोली जा रही है। कन्फ्यूज मत होइएगा ऑप्शन के चक्कर में। ये जो चीज़ यहाँ पर कथन बोला जा रही है सत्य आपका है, ठीक है, लेकिन ये कथन आपका गलत है, क्योंकि आपकी ये बात बिल्कुल सही बोली जा रही है कि विकास अगर बच्चे का करना है तो उसके लिए शारीरिक विकास जो है उसका बहुत आवश्यक होता है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपका विकास जो है ऑटोमेटिकली आपका होगा, क्योंकि विकास के जो आपके पक्ष होते हैं, विकास के 5 पक्ष हैं, आपस में अंतः संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं कि शारीरिक विकास का संबंध मानसिक विकास से नहीं, जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। शारीरिक विकास का संबंध मानसिक विकास से होता है। जब आपका शारीरिक विकास अच्छा होगा, जब आप स्वस्थ होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका मानसिक विकास भी अच्छा ही होगा। इस वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई ये जो आपका कथन है ये तो सही कहा गया है कि विकास के लिए आपका शारीरिक विकास अति आवश्यक है, लेकिन ये गलत है। अब सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले होता है। बिल्कुल भी नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि विकास के जो आपके सभी के सभी पक्ष हैं वो आपके अंतः संबंधित होते हैं। ठीक, अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाता है तो अच्छी बात है। देखिए कह रहे हैं सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से अंतः संबंधित है, यही आपका कथन सही है। ठीक, गलत है तो ये तो अब हो ही नहीं सकता, अब तो आपको सोचना ही नहीं है कुछ भी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहले तो इस नहीं को देख लीजिएगा, आपको ऐसा कथन छांटना है जो विकास के संदर्भ में सही नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर आपका बी जो है वो बिल्कुल गलत है, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से होता है, ये गलत है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको ऐसा कार्य बताना है जो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ सीखना। इनमें से आपको ऐसा जो है विकासात्मक कार्य छांटना है जो उत्तर बाल्यावस्था के लिए
बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बाल्यावस्था का जो बालक है वो खेलों का दीवाना होता है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ये भी कठिन मतलब सही है, सॉरी। और इसमें कहा गया हम और बालकों के साथ सीखना, क्योंकि जो बाल्यावस्था का बालक है वो अपने गैंग के साथ ही रहता है। ठीक, पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना ये आपके उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये इनका कार्य नहीं होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या है देख लीजिए। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा बताइएगा। तो विकास जो होता है वो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, खिलौनों की आयु कहा जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया है। आपसे यहाँ पर टॉय एज पूछा जा रहा है, तो टॉय एज आपकी कौन सी होगी? याद रखिएगा, जो टॉय एज है आपकी वो कौन सी होती है? शैशवावस्था। लेकिन अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था ऑप्शन में है, कौन सा? प्रारंभिक बाल्यावस्था, तब आप प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय 3 से 6 वर्ष का माना जाता है, जिस वजह से प्रारंभिक बाल्यावस्था ज़्यादा उचित माना जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप शैशवावस्था अपना टिक कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है, क्योंकि ये रीट आपका RTET का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? जब कभी भी क्वेश्चन इस तरीके का है कि विशेषता नहीं है, तो माइंड में आपको याद रखना है कि आपको एक ऐसी जो है विशेषता बतानी है जो पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है, है ना? तो आपको नहीं वाला ऑप्शन यहाँ पर बताना है। तो पूर्व बाल्यावस्था जो आपकी होती है वो 3 से 6 वर्ष का जो समय है वो पूर्व बाल्यावस्था का माना जाता है, जिसे आप प्री स्कूलिंग एज भी कहते हैं। अभी अभी आपको समझाया क्या है। और इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं इनमें अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसकी? अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति। अनुकरण और दोहराने की, ये दोनों ही आपकी एक ऐसी प्रवृत्ति हैं जिनसे आपके बालक जो हैं सीखते हैं। क्या करते हैं? इन्हीं से आपके बालक जो हैं सीखते हैं, अनुकरण और दोहराने से ही। ये नेगेटिव नहीं है, ये आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनसे आपके जो छोटे बच्चे हैं वो सीखते हैं। तो अनुकरण और दोहराने की जो प्रवृत्ति है पूर्व बाल्यावस्था में आती है, प्री स्कूलिंग एज जिसे आप कहते हैं। ठीक, और साथ ही साथ आपके जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसमें आपके जो बालक हैं वो प्रश्न भी बहुत सारे करते हैं। आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान स्कूल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बच्चे कई तरीके के उलझुल प्रश्न करते रहते हैं। खेल की अवस्था भी होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो होता है वो खेल का दीवाना होने लगता है। ठीक है, तो अनुकरण, प्रश्न और खेलने ये दोनों ही सही हैं। दल और समूह में रहने की अवस्था ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था के बाद ही हमारा जो बालक होता है ये किशोरावस्था में प्रवेश करने लगता है। यहाँ तक आते आते थोड़ी बहुत समझ जो है विकसित हो जाती है बालकों में। तो बालक जो है वो भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन तत्वों में परिवर्तन को समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म और गर्व जैसी जो भावनाएं हैं इनका जो विकास है वो बाल्यावस्था में होता है। किस में होता है? बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आप ऑप्शन एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये रहा बाल्यावस्था। देखिए मैं आपको अगेन मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर कहीं पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है या फिर लग रहा है कि जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे आपकी जो विकास की अवस्थाएं ये बेसिक है, अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं आता तो ये बिल्कुल बेसिक होता है हमारे CDP का, तो पहले आप ये सीख लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आप एक दिन में बैठ के भी पढ़ना चाहो तो भी पढ़ सकते हो, मैंने उसी तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो उन चीज़ों को सीख लेंगे तो आपको काम आएंगी, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा शैशवावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था की विशेषताएं, और साथ ही साथ आपको जब तक नहीं पता होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, आपको संवेग नहीं पता है, आपको रचनात्मकता नहीं पता है, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको समझना। इसीलिए मैंने जो CDP की शुरुआत है वो यहीं से की थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से की थी, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन है आपसे कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? नहीं वाला आपको यहाँ पर ऑप्शन छांटना है कि कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है। शैशवावस्था की अगर मैं बात करूँ तो शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष आपकी मानी जाती है। कितने से? 0 से 6 वर्ष। इन्फेंसी की बात करें वो तो 0 से 2 वर्ष होती है। ओके,
शैशवावस्था में बालक में सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें तीव्रता पाई जाती है। ठीक है, मानसिक विकास तीव्र होता है, शारीरिक विकास भी आपका शैशवावस्था में तीव्र होता है। ठीक है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। चिंतन प्रक्रिया आपकी शैशवावस्था के बालक की विशेषता नहीं है। जो शैशवावस्था का बालक होता है वो बहुत छोटा होता है, उसमें चिंतन प्रक्रिया का लोप होता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति आप सभी को पता ही है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कौन सा? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये स्किनर का कहना है। किसका? स्किनर का, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। स्किनर का पूरा नाम बीएफ स्किनर है। क्या नाम है इनका? बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम है। स्किनर आपके एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख लीजिएगा, पूछी जा सकती हैं। अमेरिका के एक जो है मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 2 प्रयोग किए थे स्किनर ने। एक तो प्रयोग किया था इन्होंने चूहे पर, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने एक तो प्रयोग किया था स्किनर ने चूहे पर, 1938 में किया था। दूसरा जो प्रयोग किया गया था इनके द्वारा कबूतर पर किया गया था, जो कि 1943 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, इनकी एक पुस्तक भी थी जिसका नाम था साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, ये इनकी पुस्तक है। दूसरी पुस्तक थी इनकी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या थी? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा। ये 2 पुस्तकें थीं। इनका जो नियम है जिसको आप क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। स्किनर का जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहलाता है। क्या? क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है इसके कई नाम प्रचलित हैं। देखिए इसके अन्य नाम नैमित्तिक, आपका जो अनुबंधन है इसी को कहते हैं, क्रिया प्रसूत कहें या फिर नैमित्तिक अनुबंधन कहें, या फिर इसे सक्रिय अनुबंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखिएगा, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। इसको आप जो है RS अनुबंधन भी कहते हैं। देखिए SR नहीं कहा है मैंने, ठीक है, ये आपका RS अनुबंधन भी इसको ही कहते हैं। इसके मैं नाम बता रही हूँ, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इसको सक्रिय अनुबंधन भी कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं, और आपका RS अनुबंधन कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। जो कार्यात्मक प्रतिबद्धता है यहाँ पर मोटिवेशन का काम करती है। किसका? मोटिवेशन का। थॉर्नडाइक का जो नियम था, थॉर्नडाइक का नियम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इनका जो नियम था प्रभाव का या नियम या परिमाण का नियम। ठीक है, तो जो इनका प्रभाव या फिर परिणाम का जो नियम था वो आपका इसी पर आधारित जो आपका है क्रिया प्रसूत है, यानी कि थॉर्नडाइक के, क्योंकि थॉर्नडाइक का नियम आपका जो है ये आपको पढ़ाया गया है, तो आपको याद होगा कि थॉर्नडाइक के नियम पर ही आपका जो है ये आधारित है। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर कौन सा नियम आधारित है? ये स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत आधारित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर से मैं बोल देती हूँ, थॉर्नडाइक के प्रभाव या परिणाम के नियम पर ही क्रिया प्रसूत जो आपका सिद्धांत है ये आधारित है। ठीक, अब इन्होंने चूहे पर प्रयोग किए। चूहे पर प्रयोग करने के बाद इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आपके 4 पुनर्वलन भी बताए थे, सतत पुनर्वलन, आंशिक पुनर्वलन, अनुपात पुनर्वलन और अंतराल पुनर्वलन। इसके बाद फिर इन्होंने व्याख्या भी की इस सिद्धांत की, और इन्होंने फिर आखिर में जाके 2 पुनर्वलन बताए, धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्वलन। बस आपको यहाँ पर जानना था, बाकी आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाल्यावस्था अवस्था होती है, तो बाल्यावस्था जो अवस्था होती है ये आप सभी को पता है कि शैशवावस्था हमारा 0 से 6 वर्ष होता है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है, तो 12 वर्ष तक हमारा बाल्यावस्था होती है। व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्ववृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी व्यक्तित्व विकास की अवस्था जो होती है अधिगम एवं वृद्धि होती है। क्या होती है? अधिगम एवं वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है आकार, सोच और जो समझ कौशल है इनमें वृद्धि। आकार में वृद्धि, सोच में वृद्धि और समझ कौशल में जो वृद्धि है ये आपकी क्या है? विकास में वृद्धि है। ठीक है, क्या है? विकास में वृद्धि है। परिपक्वता का संबंध किससे होगा? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। परिपक्वता का संबंध जो होता है वो विकास से होता है। किससे? विकास से। सृजनात्मकता से तो हो नहीं सकता, बुद्धि से भी नहीं, रुचि से भी नहीं। परिपक्वता आपकी विकास से संबंधित है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तो तनाव और जो क्रोध की अवस्था है ये एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था मानी जाती है। ठीक है, तनाव, तूफान, संघर्ष, विद्रोह। स्टैनले हॉल याद है? मैंने आपको कहा था कि आप स्टैनले हॉल को मत भूलिएगा किशोरावस्था में। ठीक है,
तो याद रखिएगा किशोरावस्था। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होगा? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्मृति तो हो नहीं सकता है, ठीक है, ये मेमोरी की बात करें। समायोजन भी नहीं हो सकता, अभिप्रेरणा भी नहीं हो सकता। स्नायु मंडल आपका शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ठीक है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। ये नैतिक विकास भी नहीं है, संज्ञानात्मक भी नहीं है, संवेगात्मक भी नहीं है। अगर शरीर के आकार में वृद्धि हो रही तो ये शारीरिक विकास से संबंधित है। सिंपल सी बात है ये तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी होती है, आपको बस सिंपल से सिंपल तरीका सोचना होता है, रिलेट करना होता है आपको। सीटेट एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, मैं अगेन कहूँगी ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जो रट के जाएंगे आप वो वहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। नए नए क्वेश्चन इम्प्लीमेंट आपको करना सीखना है, जो अभी तक पढ़ा है उन सब चीज़ों को, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इसीलिए आपके मस्ट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को कभी कभी सेम टू सेम दे दिया जाता है एक तो, और अगर सेम नहीं दिया जाएगा तो कई बार ऐसा होता है कि जैसा क्वेश्चन पिछली बार आया है उसी के आधार पर एक नए तरीके का क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो आपको समझ अपनी विकसित करनी है, यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा, आपको अपनी समझ विकसित करनी है, रटना नहीं है। अगर आपने अपनी समझ विकसित कर ली तो इस परीक्षा में सफलता हासिल करना बहुत ही आसान है, ठीक। क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अगला जो है ऑप्शन है, अधिगम में आने से पहले बच्चे को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही हो सकता है। मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगी अभी, डोंट वरी, लेकिन पहले देखिए, विद्यालय में आने से पहले क्या बच्चे को पूर्व ज्ञान नहीं होता? ये कथन कभी भी सही नहीं हो सकता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, टीचर से पहले हमारी जो जननी होती हैं, हमारी जननी कौन है? आपकी और हमारी माँ, यही हमारे लिए टीचर का कार्य करती हैं। जो हमें हमारी माता सिखाती हैं, स्कूल तो हम 5 वर्ष की अवस्था में जाते हैं। 5 वर्ष से पहले जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, मम्मी हमें छोटा बड़ा भी सिखाती हैं, मम्मी हमें ABCD भी सिखाती हैं, मम्मी हमें हमारा नैतिक विकास भी करवाती हैं, मम्मी हमारा सामाजिक विकास भी करवाती हैं। हमें सिखाती हैं कि समाज में कैसे रहना है, जैसे अगर चाचा आए तो आपको किस तरीके से जो है उनके साथ आदर करना है, अगर आपके घर में दादी हैं, बुआ हैं, तो कैसे आपको उनके साथ बिहेव करना है। ये हमें बचपन से ही हमारी माँ सिखाती हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारी माता जो हैं हमारी प्रथम गुरु, प्रथम शिक्षक मानी जाती हैं। टीचर बनने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, टीचर बनने के लिए कभी भी किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। जो है हमारी माँ, जिनको कभी किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी पहले से ही हमारी टीचर होती हैं। कोई भी इंसान आपका टीचर हो सकता है, जो भी आपको एक अच्छी चीज़ें सिखाता है, कोई भी इंसान टीचर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है उसके पास B.Ed की डिग्री हो तभी वो टीचर है। क्यों? क्योंकि वो आपको सिखा रहा है और उससे आप अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं वहाँ पर। और अगर यही लर्निंग आपकी जो उसने सिखाया है, अगर आपको किसी दोस्त ने भी कोई अच्छी चीज़ सिखाई, अगर वो लर्निंग आपकी स्थायी लर्निंग है, मतलब आपकी परमानेंट हो गई, अगर वो अस्थायी है तब वो उसको हम लर्निंग में शामिल नहीं करते हैं। अगर यही लर्निंग स्थायी है, वही चीज़ आपने सीख ली अच्छे से, तो वो आपके लिए, आप समझ जाइएगा, जो लर्निंग स्थायी हुई है वो इंसान भी आपके लिए एक टीचर के ही समान है। ज़रूरी नहीं है कि उसने कोई डिग्री ही की हो तभी वो टीचर बनेगा। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक। तो आपकी माता जो होती हैं वो प्रथम गुरु होती हैं आपकी, आप सभी को पता है, और उनसे ही हम सारी चीज़ें सीख के आते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बस चीज़ें जो आती हैं उन्हीं को शेप में लाया जाता है, उन्हीं को जो है हमारे टीचर जो है हमारे व्यवहार का और अच्छे से परिमार्जन करते हैं। जब व्यवहार का परिमार्जन कर लिया जाता है तो फिर एक विद्यार्थी आप बन जाते हैं, ठीक है। तो अगला आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है? अधिगम में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये भी आपका गलत है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चे जो हैं अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये आपने कैसे बोल दिया मैम? ये ऐसे बोल दिया है कि जब मैंने आपको अधिगम पढ़ाया, अधिगम अभी वो शायद लेक्चर नहीं आया है, आई एम सो सॉरी, शायद कल में या परसों में आएगा और देख लीजिएगा आप लोग। तो
अधिगम में मैंने आपको पढ़ाया कि अधिगम के बाद मैंने आपको अधिगम के सिद्धांत पढ़ाए, जिनमें मैंने बताया कि अधिगम के सिद्धांत जो हैं इनको 3 भागों में आपका बांटा गया। पहला जो भाग है वो मैंने आपको व्यवहारवादी बताया था। कौन सा? व्यवहारवादी। दूसरा मैंने आपको गेस्टोल्टवादी बताया था। कौन सा? गेस्टोल्टवादी। तीसरा मैंने आपको बताया था रचनावाद। कौन सा? रचनावाद कहें, निर्माणवाद कहें, निर्मितवाद कहें या संरचनावाद कहें, आपको जो अच्छा लगे आप वो कह सकते हैं, लेकिन याद आपको सारे रखने हैं, पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, निर्माणवाद कहें, इसी को ही कहते हैं निर्माणवाद, इसी को कहते हैं आप निर्मितवाद, याद रखिएगा। ठीक है, तो व्यवहारवादियों का कहना है कि जो सीखना है, सीखना क्या है, इन्होंने बताया है सीखने का कि प्राणी का उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ही सीखना है। व्यवहारवादियों ने सीखने को किस तरीके से स्वीकार किया है, इनके अकॉर्डिंग सीखना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इनके अकॉर्डिंग सीखना है उद्दीपक जो होता है, उद्दीपक कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसको पाने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो। ठीक, तो इनका कहना है कि सीखना क्या है, सीखना है आपका उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ही सीखना है, ऐसा व्यवहारवादी कहते हैं। गेस्टोल्टवादी कहते हैं कि जी नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। इन्होंने विरोध किया, गेस्टोल्टवादियों ने व्यवहारवादियों का। इनका कहना है कि सीखना मात्र उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया ही नहीं है, बल्कि सीखना एक चेतन प्रयास या फिर आपका जानबूझकर की गई क्रिया होती है। क्या होती है? चेतन प्रयास या जानबूझकर की गई क्रिया होती है, ऐसा गेस्टोल्टवादी कहते हैं। वर्दाइमर, कोहलर, कोफका, ये महान व्यक्ति जो हैं गेस्टोल्टवाद में आते हैं आपके। ठीक है, वहीं आते हैं रचनावाद, जिसमें आपके प्याजेट एंड वाइगोत्स्की आते हैं। इनका कहना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। क्या कहना है इनका कहना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ऐसा निर्माणवाद या निर्मितवाद या रचनावाद या संरचनावादियों का कहना है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, अब इतना एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है कि इसमें से आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट लगे वो अपनी कॉपी में आप छाप लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम है। अब सर्वोत्तम कथन आपको छांटना है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने आपको विकास का सिद्धांत पढ़ाया, विकास के सिद्धांत में मैंने आपको पढ़ाया है कि हर एक बच्चे का जो विकास है वो अलग होता है। आप अगर 2 भाई बहन हैं, जैसे ये आपकी बहन है और ये आप हैं, ठीक, तो आप दोनों का भी विकास जो है सेम नहीं हुआ है, दोनों का विकास अलग हुआ है। आपके अगर एक और भाई है या फिर एक और बहन है तो तीनों का विकास अलग हुआ है। ठीक है, आपका विकास आपके दोस्त के जैसा नहीं हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा। हर एक व्यक्ति का विकास अलग होता है। ठीक, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, कुछ बच्चे विशिष्ट हैं, कुछ को तो हम कभी प्रायोरिटी नहीं देंगे अब जब भी बाल मनोविज्ञान की बात आएगी, क्योंकि हमारा बाल मनोविज्ञान कहता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। हम कुछ क्यों कहें, ये जो कुछ है हम क्यों लें, क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है भाई, आप कुछ नहीं ले सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चा आपका विशिष्ट होता है, दैट्स वाई आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक है, अगला आप क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। अब बताइए इनमें से कौन सी? देखिए, तुलनात्मक विधि तो आप कभी यूज़ मत करना बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए, है ना। आप कहेंगे फिर कौन सी? तो विकासीय विधि आपकी सबसे अच्छी विधि होती है। कौन सी? विकासीय विधि। नवजात शिशु का भार, देखिए सेम टू सेम वही छप के आया है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नवजात शिशु का भार मैंने आपको कितने अच्छे से बताया। नवजात शिशु का भार आपका कितना होता है, याद करिए थोड़ा सा। तो नवजात शिशु के अगर भार की बात करें तो अगर मैं किलोग्राम में बात करूं, पहले तो किलोग्राम में देख लीजिए, तो किलोग्राम में 3 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 3 किलोग्राम होता है नवजात शिशु का भार। अगर मैं पाउंड में बात करूं तो देखिए मैंने आपको 7 पाउंड बताया है, मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, मैंने 7 पाउंड बताया है और कई जगह 7 पाउंड ही मेंशन किया गया है। तो इस चीज़ को अब आपको देखना है कि आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसमें आप देखिएगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्योंकि इसमें जो आंसर सही किया गया है बीटेट के अनुसार, जो इन्होंने सही आंसर दिया था वो उन्होंने 6 पाउंड माना है। ठीक, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि आप अगर पढ़ा रही हैं तो आप ही बता दीजिए कि कौन सा सही करें। यहाँ पर मैं इसीलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देती हूँ ना, कि क्योंकि कई बार सही चीज़ें भी कुछ लोग बोल देते हैं कि अरे ये गलत है, तो उसको आपको खुद देखना है। चूँकि मैंने 7 ही पाउंड बताया है और 3 किलोग्राम आपको याद रखना है, तो वो देखिए अगर आपको विश्वास होगा तो आप उतना ही याद रखेंगे। ठीक, तो एक बार इसको आप खुद देख लीजिएगा कई जगह। ठीक है, मैंने उसको कई सारी जगह देखा है तो 7 पाउंड ही उसमें मिला है मुझे भी। निम्न में से कौन सा कथन जो है विकास के बारे में सत्य नहीं है?
क्योंकि देखो इतना तो दिमाग में सबको ही पता है कि 1 किलोग्राम जो आपका होता है, 1 किलोग्राम लगभग 2 पॉइंट समथिंग पाउंड के बराबर होता है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग होता है वो। इतना आपको याद भी नहीं रखना है, बस 2 समथिंग याद रखना है। अब 3 kg है तो याद करिएगा कि समथिंग है तो भाई 7 के लगभग ही होगा, और अगर एग्जैक्ट माने तो वो 6 के लगभग आएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसको आसान भाषा में कि 1 किलोग्राम जो है, मैं फिर से इसी क्वेश्चन पर चलती हूँ, जो आपका 1 किलोग्राम होता है, क्या 1 किलोग्राम जो होता है 2 पॉइंट समथिंग पाउंड के बराबर होता है। अब इस समथिंग की वजह से ही वो 7 के लगभग आपका आता है, क्योंकि 3 किलोग्राम को आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर तो देखिए 6 तो आपको दिख ही रहा है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, वो 7 के लगभग आपका आ जाता है, जिस वजह से 7 पाउंड मैंने आपको बताया था। ठीक, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन को ही डिस्कस कर लेते हैं। मुझे इसलिए क्वेश्चन को छोड़ना अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि एक यहाँ पर एक ड्यूटी भी है कि भाई उस चीज़ को आप बताएं। तो मैं आशा करती हूँ कि अब आप उस चीज़ को समझ गए होंगे, अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। किसके बारे में? विकास के बारे में सत्य नहीं है। ऐसा कथन छांटना है आपको जो सही नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अब बताइए, देखिए आज ही मैंने आपको बताया और आज ही ये क्वेश्चन आ गया कि परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा जाता है। तो जब मैंने सीटेट का पेपर दिया था तो मुझे भी ये क्वेश्चन कई जगह ऐसा मिला था कि जब यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की ओर कर दिया गया था, मैंने बताया था कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसा? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है ना। तो ये कथन आपका गलत है, बाकी का सब सही है। विकास के बारे में, विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया बिल्कुल है, और साथ ही साथ विकास जो है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो आपको मैंने पढ़ाया है 13 वर्ष का बालक है, तो इसमें दिमाग तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई आपको। ठीक है, क्यों दिमाग नहीं लगाना है? इसलिए नहीं लगाना, 13 वर्ष का बालक किस अवस्था में होगा बताइए आप लोग। ठीक, 13 वर्ष का जो बालक है, आप सभी को पता है कि 0 से 6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था, 6 से 12 आपका बाल्यावस्था, 12 से जो 18 वर्ष होता है ये आपका किशोरावस्था में आता है। सोच रहे होंगे बार बार क्यों बता रही हैं आप? बार बार इसलिए बता रहा है ताकि आपको याद हो जाए, मुश्किल होता है इसको याद रखना। ठीक, तो 12 से 18 आपका क्या है? किशोरावस्था है। किशोरावस्था का जो बालक होता है, मैंने आपको समझाया, संवेगों में उथल पुथल के कारण आपकी किशोरावस्था में जो मानसिक अस्थिरता पाई जाती है, उसी के कारण बालक समायोजन और स्थायित्व का अभाव जो है बालक में देखा जाता है, जिस कारण से वो हमेशा बड़ों से झगड़ा करने लगता है और बात बात में रूठ भी जाता है, मुंह फुला लेता है, कोने में बैठ जाता है मुंह फुला के। ठीक, तो ये किशोरावस्था की विशेषता है। शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था में संवेगों में उग्रता पाई जाती है, बट इतनी ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती जितनी किशोरावस्था में होती है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है। बाल्यावस्था में जो आपके संवेग हैं, इन संवेगों पर नियंत्रण करना बालक अपना सीख जाता है। अब इन पर संवेगों पर नियंत्रण करने सीख जाता है, जिस कारण से बालक जो है मैच्योरिटी शो करता है, लेकिन वो मैच्योर होता नहीं क्योंकि बालक जो है छोटा है। तो इसी मैच्योरिटी को दिखाने के कारण आपके रॉस ने इसको मिथ्य परिपक्वता या छदम अवस्था कहा है। क्या कहा है? मिथ्य परिपक्वता या छदम अवस्था कहा है। संवेगों का स्वर्णकाल या सुनहरा काल भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर संवेगों पर नियंत्रण करना बालक सीख जाता है। यहाँ पर संवेगों में उग्रता, यहाँ पर नियंत्रण, यहाँ पर तो पूछो ही मत संवेगों का क्या हाल होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, ये तो देखिए आपको पता होगा, अब आप जो है टीचर बनेंगे तो आपको ये तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है? बिल्कुल भी नहीं। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। तो बताइए, आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक क्यों है? क्योंकि बाल मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका? व्यवहार का विज्ञान है। और अगर आपको बाल मनोविज्ञान को समझना है तो जो व्यवहारिक उदाहरण होते हैं, जिस तरीके से मैं अपनी क्लास में आपको कई तरीके के उलझुल एग्जाम्पल बताती रहती हूँ व्यवहारिक, उन्हीं व्यवहारिक उदाहरणों के थ्रू आप समझ सकते हैं। सीडीपी को कभी भी अगर समझना है तो व्यवहारिक जो उदाहरण है उन्हीं से समझ पाएंगे, क्योंकि कहा गया है भाई, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। किसका है? व्यवहार का विज्ञान है। जिस वजह से हमें जो है ये पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि एक शिक्षक, चाहे आप पीआरटी टीचर बने, चाहे आप
उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाएं, चाहे आप जूनियर कहीं पर भी आप जो हैं जाएंगे, तो आपको बच्चों को समझना आना चाहिए, बच्चों के व्यवहार को समझना आना चाहिए, जिस वजह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। अब तो इतनी समझ आप में विकसित हो गई होगी, तो आप समझ ही जाएंगे कौन सा उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जब मैंने आपको अधिगम पढ़ाया है तो वहाँ पर मैंने कक्षा शिक्षण उपयोग कई सारे समझाए हैं, एक बार आप उनको देख लीजिएगा। कक्षा शिक्षण उपयोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ना केवल एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई कराने में, बल्कि एक अच्छा टीचर उभारने में भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। अब बताओ आप क्या इसमें करेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया था, विकास जब डेवलपमेंट पढ़ाया है, कि विकास की प्रक्रिया जब हम पैदा होते हैं उस दिन से शुरू होती है, और जब तक हमारी टैन नहीं भूल जाती, हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक जो हमारा विकास है वो चलता रहता है, ठीक है। विकास अनवरत मतलब सतत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। तो प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है, इससे आपका विकास जो है शुरू हो जाता है, किससे, प्रसव पूर्ण अवस्था से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है, रूप, दर, अनुक्रम, या ये सभी। तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल होता है, ये सभी शामिल है, रूप, अनुक्रम, दर, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है किससे नहीं है, मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है वो संचार माध्यमों से तो नहीं है। इसका संबंध संचार माध्यमों से कैसे हो सकता है, आप खुद बताइए। आपका मानव व्यवहार का अध्ययन बिल्कुल संबंधित है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, तरीकों, सीखने के तरीकों का अध्ययन भी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार आपके बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जो 3 परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताई थी किलपैट्रिक की, है ना। किलपैट्रिक का से याद रखिएगा, कठिन काल। इन्होंने किशोरावस्था को कठिन काल कहा है, ठीक। आपको कुछ करने की जरूरत, कठिन मिल गया आपको, लेकिन फिर भी आपको अपनी समझ विकसित करनी है और आगे हैडी कमेटी पे जाना है। किस पे, हैडी कमेटी। इन्होंने 11 से 12 वर्ष के बालक जो है इन पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया कि इस अवस्था में 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चों की नसों में एक ज्वर सा उठता है, क्या, ज्वर सा उठता है, ठीक। फिर हम आ जाते हैं स्टेनले भाई साहब पर आ जाते हैं। इन्होंने तो मतलब 4 जो टर्म दिए हैं वो आपको रट लेना है अच्छे से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आप तो रटने पे जोर दे रही हैं, रटने पे जोर इसलिए दिया जा रहा है कि वो 4 टर्म बड़े महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि तनाव, तूफान, संघर्ष, विद्रोह, ठीक है। इसीलिए आपका किशोर अवस्था यहाँ पर करेक्ट होगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी। अब बताइए वृद्धि को क्या क्या प्रभावित कर सकता है। आपका पर्यावरण भी प्रभावित करता है, आहार भी और स्वास्थ्य भी, ये सभी बिल्कुल करेक्ट हैं आपके चारों, ठीक, तीनों, सॉरी। अगला यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यक है, ये कथन कैसा है। आप सभी को पता है कि अगर एक बच्चे में उचित विकास करना है तो उसका शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है शारीरिक विकास, क्योंकि अगर वो शारीरिक रूप से मजबूत होगा, अगर उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा स्वस्थ होगा, और बच्चा स्वस्थ होगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चा अपना काम में भी मन लेगा, है ना। वो काम को अच्छे से कर पाएगा, वो सीखेगा अच्छे से। काम यहाँ का मतलब है कि उसकी जो लर्निंग है वो अच्छी होगी। स्वस्थ, आपको पता है स्वस्थ व्यक्ति जो लर्निंग करता है वो किस तरीके से करता है। और वहीं एक रोगी व्यक्ति को ले लीजिए, रोगी बालक को ले लीजिए, यहाँ पर एक रोगी बालक है, यहाँ पर एक स्वस्थ है। तो रोगी बालक जो है वो उतने अच्छे से लर्निंग नहीं कर सकता, सीख नहीं सकता, जितना स्वस्थ बच्चा सीख सकता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आप कहेंगे कि शारीरिक विकास को ही इतनी मान्यता क्यों दे रही हैं आप, क्योंकि शारीरिक विकास जो है हमारा, ये आपका स्वतंत्र नहीं है। आपके विकास के जो 5 पक्ष हैं, शारीरिक विकास का संबंध जो है आपके मानसिक विकास से भी है, ठीक है। और विकास के जो 5 पक्ष हैं वो आपस में अंतः संबंधित होते हैं। अंतः संबंधित है इसका मतलब ये कि अगर शारीरिक विकास आपका कमजोर है तो मानसिक विकास भी कमजोर होगा, और विकास के अन्य पक्ष भी आपके प्रभावित होंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि शारीरिक विकास जो है आपका
मजबूत होना, अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तो ये कथन तो आपका सही हुआ, आपने एक चीज़ देखी, ये कथन हमारा सही है। ऑप्शन देख लीजिए, गलत हो सकता है भाई, गलत तो नहीं हो सकता, सही है। अभी आपको नहीं पता है कि एक्सप्लेनेशन जो दिया गया वो सही है कि नहीं, पहले ऑप्शन को रिजेक्ट करना सीखिए। सही है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं। अब इन दो में आपको बेस्ट ऑप्शन अपना छांटना है। कह रहे हैं क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक विकास विकास क्रम में सबसे पहले स्थान पर आता है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से अंतः संबंधित है। दैट्स वाई सी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर, है ना। इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से कर ली है, जिसमें आपने विकास की अवस्थाएं और जो विकास की अवधारणा, इनसे कुछ क्वेश्चन देखे, अधिगम से कुछ क्वेश्चन भी इसमें आए हैं, है ना, कि अधिगम जो है, विकास का जो संबंध है अधिगम से किस तरीके से, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले। तो ये आपकी एक प्रैक्टिस रही, और मैं आशा करती हूँ कि आज की प्रैक्टिस आपको अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। बाकी पढ़ते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। मैं तो 35 डेज़ का जो क्रैश कोर्स है इसमें अपना बेस्ट दूंगी आप सभी को, और आपको बस लगन से पढ़ाई करते रहना है। थैंक यू सो मच।